गुड इवनिंग सभी 12th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है, ये मॉडर्न फिजिक्स में अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस चल रहा है हम लोग का। न्यूक्लियस के बारे में सारा कुछ स्टडी कर लिए हैं। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको ये पता चल चुका है कि हेवियर न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल अनस्टेबल होता है। वो अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए कुछ निकालता है। वो सब सीखेंगे। वो जो निकालता है रेडिएशंस को बाहर निकालता है, उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो अब टॉपिक स्टार्ट होगा आपका रेडियो एक्टिविटी। हिंदी में नाम है रेडियो सक्रियता। ध्यान देना है। हिस्ट्री पहले इसका थोड़ा कुछ बता देते हैं आपको। हिस्टोरी फॉर रेडियो एक्टिविटी, केवल जानकारी के लिए। इन द ईयर ऑफ 1896 the scientist Becquerel नाम में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए Becquerel, Becquerel। In the year of 1896 the scientist Becquerel observed that a radiation is coming out from uranium, which can penetrate the thick black paper and affected the photographic plate which is placed on other side of paper. This this radiation again absorb the this radiation again absorb the scientist Pierre Curie RI Curie and मैरे क्यूरी साइंटिस्ट का नाम है। बाद में ये दोनों वाइफ हस्बैंड बन गया था।
This radiation again absorbed the scientist Pierre Curie and Marie Curie. Later few month and they named the radiation Becquerel radiation. In 1898, scientist Pierre Curie and मैडम क्यूरी, उसी का नाम पड़ गया मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी का। इन द 1898 साइंटिस्ट Pierre Curie and मैडम क्यूरी इज discover the new radioactive element radium. New radioactive element radium, which is 1200 times better या 1200 times radiate the radiation 1200 times radiate the radiation with respect to uranium. For which in 1903 rewarded by Nobel Prize for the discovery of radium and polonium. radioactive एलिमेंट, हिंदी लिख लीजिए, लिखा देते हैं। रेडियो सक्रियता का इतिहास। 1896 ईस्वी में वैज्ञानिक बेकुरल ने देखा कि
यूरेनियम से कुछ विकिरण बाहर निकल रही है जो मोटा ब्लैक पेपर को पार कर जाती है एवं उस पेपर के दूसरे साइड में रखा हुआ फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देता है। यह रेडिएशन पुनः वैज्ञानिक पीरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने कुछ महीने बाद फिर देखा और उसका नाम या उस रेडिएशन का नाम बेकुरल रेडिएशन रखा। उस रेडिएशन का नाम बेकुरल रेडिएशन रख दिया। पैराग्राफ चेंज करके 1898 ईस्वी में वैज्ञानिक पीरी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने फिर नए रेडियो सक्रियता तत्व रेडियम का खोज किया जो 1200 गुना ज़्यादा यूरेनियम से रेडिएशन निकालता था। 1200 ग्राम ज़्यादा यूरेनियम से रेडिएशन निकलता था, जिसके लिए 1903 ईस्वी में इन दोनों वैज्ञानिकों को रेडियम तथा पोलेनियम रेडियो सक्रिय तत्व के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। तो ठीक है, मिटा देता हूँ, इंग्लिश वाला लिख लिया होगा तब तक। अब हम लोग देखते हैं, इतिहास है केवल ऐसे एक बार पढ़ लेना है, कुछ नहीं है ये सब। अब देखते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते किसको है। रेडियो एक्टिविटी कहते किसको है? द phenomenon in which some radiation emits from sample of nucleus for changing the composition of nucleus for getting स्टेबिलिटी भी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी इज कॉल्ड रेडियो
एक्टिविटी। वह घटना जिसमें नाभिकों के संग्रह से कुछ विकिरण बाहर अपने आप बाहर निकलती है, अपने आप बाहर निकलती है। एवं नाभिक अपने स्वरूप को बदलकर अस्थायित्व प्राप्त करती है। इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। यानी वह घटना जिसमें नाभिकों के संग्रह से कुछ विकिरण अपने आप बाहर निकलती है एवं नाभिक अपने स्वरूप को बदलकर अस्थायित्व प्राप्त करती है। इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी न्यूक्लियस अगर यदि है अनस्टेबल है, न्यूक्लियस जनरली जो बड़ा है हेवियर न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वह उसको रख दीजिएगा तो वह अपने आप डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। यानी उससे रेडिएशंस बाहर निकलता है। अनस्टेबल है तो एनर्जी अपना लूज करके वो स्टेबल होना चाहती है। ये जो घटना है इसी घटना का नाम है रेडियो एक्टिविटी। जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो सक्रिय तत्व ऑब्वियसली है। द एलिमेंट which can emits the radiation for getting stability is called रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वह तत्व जो विकिरण निकाल सकता है, या वह तत्व जो विकिरण अस्थायित्व के प्राप्ति के लिए निकालता है, उसे रेडियो
सक्रिय तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो सक्रिय तत्व का प्रकार कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। पहला नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व। दूसरा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मतलब होता है कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व। तो आप देखिए अब नेचुरल किसको कहते हैं, डेफिनेशन पहले इसको उतारिए। तो पहला नंबर हम लोग लिखते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट which is disintegrate or decay itself, then it is called natural रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वैसा रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व जो अपनी आप अपघटित या क्षयित होता है, अर्थात विकिरण निकालता है, उसे प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। If atomic number of nucleus is या एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 82, then such type of element is called natural
रल रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब हो गया, हिंदी भी इसी में लिख देते हैं, अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या 82 से अधिक होता है तो वैसे उस तत्व को प्राकृतिक रूप से रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में 82 से ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग, यम लगा होगा, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम, थोरियम, एरियम, पोलेनियम, रेडियम, ये सब नेचुरल है, ये सब नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। दूसरा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब होता है कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट which is disintegrate या which is disintegrate या disintegrating by applying external effect is called artificial radioactive element। वह रेडियो सक्रिय तत्व जो बाह्य प्रभाव के आरोपित करने पर अपघटित होता है, उसे कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिएगा तो लिथियम, ये सब अपने आप नहीं होता है, ये अपने आप नहीं होता है, ये सब लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब को कुछ बाहरी एक्सटर्नल इफेक्ट देते हैं तब यह डेकी करता है, अपघटित होता है, ये भी ठीक है। तो आपने देखा कि 82 एटॉमिक नंबर से जो ज़्यादा है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सब भी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, इसको कुछ बाहरी प्रभाव आरोपित करते हैं, इसमें देखेंगे आगे, तो ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से।
अब आगे चलते हैं। ये जो रेडियो एक्टिविटी होता है, क्यों होता है, उसका कारण देखिए। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का कारण, क्या कारण है? ये है कारण कि इन स्टेबल या इनस्टेबिलिटी छोड़ो, कारण द अनस्टेबल nucleus wants to getting stability for which it disintegrate and changing the composition of nucleus। देखिए क्या है, अस्थाई नाभिक, क्या कारण है? अस्थाई नाभिक अपने अस्थायित्व प्राप्ति के लिए अपने नाभिक के स्वरूप को बदलने के लिए अपघटित होता है। यही रेडियो सक्रियता का कारण है। समझ में आ गया होगा कि अस्थाई नाभिक अपने अस्थायित्व प्राप्ति के लिए अपने नाभिक के स्वरूप को बदलने के लिए अपघटित होता है, यही रेडियो सक्रियता का कारण है। अब आगे भी देखेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ environment on radioactivity, रेडियो सक्रियता पर वातावरण का प्रभाव। तो नो प्रभाव, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेडियो एक्टिविटी by environment as like pressure, temperature, etc। ध्यान समझिए, वातावरण का प्रभाव
जैसे तापमान, दाब इत्यादि का रेडियो सक्रियता पर, यानी वातावरण का प्रभाव जैसे तापमान, दाब इत्यादि का रेडियो सक्रियता पर नहीं पड़ता है। इससे रोकना संभव नहीं है। ठीक है, इफेक्ट पढ़ लिए हम लोग, ये सब हो गया। अब हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट अब देखते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता के लिए रदरफोर्ड का प्रयोग। क्या प्रयोग है इसका देखते हैं। रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया ये देखते हैं। लगभग हमको लगता है 1902 ईस्वी में। ध्यान से समझिएगा, समझा देते हैं, पहले लिख देते हैं। इन द ईयर ऑफ 1922 the scientist Rutherford observed that when sample of radioactive element placed between two different charged plate, then some radiation deviate towards the negative plate and some deviate towards positive plate and some radiation goes without deviation. The ray
which deviate positive plate whose name is beta particle, and those rays deviate towards negative plate whose name is alpha particle, and without deviate rays is called gamma ray. यह है हाई एनर्जी फोटॉन। गामा रे हाई एनर्जी फोटॉन होता है। लिखिए, फिर देखते हैं आगे और इसको समझते हैं हम लोग। सन 1902 ईस्वी में जब वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय तत्व को दो विपरीत प्रकृति के आवेशित प्लेट के बीच में रखा तो इससे निकलने वाली कुछ विकिरणें बिना विचलित हुए कोमा कुछ पॉजिटिव प्लेट की ओर विचलित होकर तथा कुछ निगेटिव प्लेट की ओर विचलित होकर गुजरती है, जो विचलित नहीं हुआ उसे
गामा किरण जो पॉजिटिव प्लेट की ओर विचलित हुआ वह बीटा किरण एवं जो नेगेटिव प्लेट की ओर विचलित हुआ उसे अल्फा किरण कहा। बाद में पता चला कि ये सब किरण नहीं, कणों का सतत प्रवाह है। बाद में ये भी पता चला ये किरण नहीं, कणों का सतत प्रवाह है। नीचे लिख लिया होगा। अब समझते हैं, जो सब लिखे थे सबको समझना है। 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक सैंपल लिया, मान के चलो ये सैंपल लिया, शीशा का लेता है, इसमें यूरेनियम रख दिया, ये रेडियो एक्टिव सैंपल है। ये ग्लास का है, किसका है? ग्लास का है। ग्लास को जल्दी पार नहीं करता है, इसलिए ग्लास को रखते हैं। रेडियो एक्टिव सैंपल, नमूना, रेडियो एक्टिव का नमूना लिया। तो ऑब्वियसली है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब रखेंगे तो वो डीके करेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, अपघटित होगा। अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए 2 प्लेट लगा दिया है, एक नेगेटिव प्लेट और दूसरा क्या? पॉजिटिव प्लेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इससे कुछ रे जो है वो सीधे गुजर गया, कुछ रे सीधे गुजर गया। जो सीधे गुजर गया उसको गामा किरण कहा। कुछ जो है वो एकदम जल्दी जल्दी यहाँ से निकला और जल्दी जल्दी मुड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली है जो प्लस की ओर खिंचा रहा है तो बीटा होगा, माइनस था ये। फिर देखा कुछ जो है जो इधर गया नेगेटिव प्लेट की ओर, फिर दूर से में जाके मुड़ा। ये भी देखा, नहीं लिखे हैं लेकिन ये देखा, इसको बोल दिया अल्फा। कब देखा ये? 1902 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट किया। जो विचलित नहीं हुआ वह गामा किरण था। जो पॉजिटिव प्लेट की ओर आया उसका नाम बीटा रखा, बीटा किरण। और जो नेगेटिव प्लेट की ओर आया ऑब्वियसली है वो गामा किरण रखा। तो बताइए तो गामा कैसा है? गामा न्यूट्रल है, मतलब उदासीन होगा। क्या है गामा? वाजिब में गामा देखा फोटॉन है, ये फोटॉन। वो भी कैसा फोटॉन? हाई एनर्जी फोटॉन, हाई एनर्जी फोटॉन। गामा कैसा है? क्या है ये? हाई एनर्जी फोटॉन है। केवल यह लाइटिंग करेगा, ठीक है, हाई एनर्जी रहता है उसमें। और बीटा के बारे में पता किया तो यह कैसा है? निगेटिव है। ये कैसा है? निगेटिव है, तभी तो पॉजिटिव किधर गया। अल्फा के बारे में बताया कि ये पॉजिटिव है,
नाम जो रखा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तभी तो निगेटिव के इधर गया। इसी से पता चला बीटा बड़ा तेजी से मुड़ गया, अल्फा तेजी से नहीं मुड़ा। बीटा तेजी से मुड़ गया, बहुत जल्दी मुड़ गया, यह जल्दी नहीं मुड़ा। जल्दी कौन मुड़ेगा? हल्का चीज़। इससे ये भी पता चला कि बीटा से अल्फा हल्का होता है। इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला बीटा पार्टिकल इज लाइटर, या ऐसा लिखते हैं अल्फा पार्टिकल इज heavier than बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल से अल्फा क्या होता है? हेवियर होता है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। 1902 ईस्वी में जब साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल लिया, और सैंपल जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका सैंपल है तो ऑब्वियसली है वो डिसइंटीग्रेट होगा, अपघटित होगा नहीं अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो अगर ये प्लेट नहीं लगाएंगे तो ये सीधे सब चला जाता। जब प्लेट लगाकर उन्होंने देखा तो कुछ किरणें सीधे चला गया बिना डेविएट किए हुए, और कुछ किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गया और कुछ नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ गया। उसने सोचा या नाम रखा उसने कि जो नहीं मुड़ा वो गामा किरण मानते हैं, जो नेगेटिव की ओर मुड़ा उसको अल्फा मानते हैं, जो पॉजिटिव की ओर मुड़ा उसको बीटा मानते हैं। तो बीटा ओबियसली है निगेटिव होगा इसीलिए प्लस की ओर मुड़ा, और अल्फा पॉजिटिव होगा इसीलिए माइनस की ओर मुड़ा। यह भी देखा बीटा पार्टिकल्स जो है वो बड़ा तेज़ी से बहुत ही जल्दी ही डेविएट कर गया, और अल्फा जो है वो थोड़ा लेट से डेविएट किया, दूर जाके डेविएट किया। इससे यह पता चला कि यह हल्का है इसीलिए जल्दी से विचलित हो गया, और ये भारी है इसीलिए जल्दी से विचलित नहीं हुआ। ये सब चीज़ देखें और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग अल्फा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल का, गामा पार्टिकल का। थैंक यू, आज इतना ही रहने दीजिए। इट इज़ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो बस आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं। रात का बहुत हो चुका है, आप लोग के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आज चूँकि ज़्यादा ऑफलाइन भी क्लास हुआ, ऑनलाइन भी क्लास हुआ। थैंक यू।